हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि दिसंबर 2021 में पूछे गए थे और इनको हम सॉल्व कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है 28 दिसंबर 2021 का। इसके कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के आगे के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो ध्यान से देखें और जो भी कंसेप्ट मैं बताती रहूं उसको आप क्लियर करते चलें। और इस ये जो वीडियो है इसको आप एक तरह से मॉक टेस्ट के फॉर्म में करें, मॉक टेस्ट की तरह, मतलब पहले खुद आंसर करें फिर सही आंसर देखें जो मैंने बताया है। तो इस तरह से अगर करेंगे तो आपका मॉक टेस्ट भी साथ साथ होता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा कि आपकी कितनी तैयारी है और इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे और बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है आपके पास कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा ID एंड टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्कोर अपना ज़रूर बताएं, कोई भी कमेंट में स्कोर नहीं बताता है, मैं बार बार कहती हूँ कि स्कोर अपना ज़रूर बताएं। चाहे आप जितने भी अटेम्प्ट करें उसमें ये हेजिटेशन ना फील करें कि अगर कम स्कोर आया तो नहीं बताएंगे, जितना भी स्कोर करें वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी कितनी अच्छे से तैयारी हो रही है और कौन से सब्जेक्ट पर आपको कमांड करनी है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं एयर प्रेशर से रिलेटेड, वो आपको बताना है सही है या गलत है। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बोथ A एंड R ट्रू बट B इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। देखो, अगर हम एयर प्रेशर की बात करें तो उच्च वायुदाब जो है, हाई एयर प्रेशर जो होता है, ये जब होता है तो जब आसमान साफ और हम कह सकते हैं ड्राई रहता है, स्टेबल वेदर रहता है, कोई आपको आंधी तूफान नहीं दिखेगा, बारिश का मौसम नहीं दिखेगा इसमें। तो जब हाई प्रेशर रहता है तो मतलब मौसम साफ रहता है। और बी स्टेटमेंट है, क्षैतिज रूप से वायु दाब का वितरण किसी स्थान पर वायु के तापमान से प्रभावित होता है। तो बात बिल्कुल सही है ये भी। जैसे एयर प्रेशर यहाँ पर कितना है या फिर यहाँ पर कितना है, पृथ्वी पर अगर हम दो जगह ले लेते हैं तो उसमें क्या है कि यहाँ पर कैसा टेम्परेचर है, यहाँ पर कैसा टेम्परेचर है, यहाँ पर ठंडा टेम्परेचर है, यहाँ पर गर्म टेम्परेचर है, तो उसी के हिसाब से एयर प्रेशर भी रहता है। तो टेम्परेचर के हिसाब से ही होता है एयर प्रेशर भी। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है ये बी जो है इसकी ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है। एयर प्रेशर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। देखो, जो वायुमंडल में जो एयर है, जो हवा है, हमारे शरीर पर बहुत ज़ोर से दबाव डालती है, लेकिन क्या होता है हम इसको महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुदाब हमें सभी दिशाओं से और हमारे शरीर पर दबाव डालता है। और कहते हैं ना कि जो पृथ्वी है वो इस पर रहने लायक एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो एयर प्रेशर है वो भी यहाँ पर रहने लायक है, तभी हम यहाँ पर रह पा रहे हैं, जीव जो है यहाँ पर रह पा रहे हैं। अगर आप किसी और प्लैनेट पर जाएं तो वहाँ पर रहने के लायक कंडीशंस नहीं है, वहाँ पर एयर प्रेशर भी नहीं है, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। आपने देखा होगा जब ये अंतरिक्ष में जाते हैं लोग तो वो एक उनके लिए अलग कॉस्ट्यूम होता है वहाँ पर जाने का, लेकिन अगर आप ऐसे चले गए बिना कॉस्ट्यूम के वहाँ पर, वो जो स्पेशल कॉस्ट्यूम होता है उसके बिना, तो आपकी जो शरीर की जो नसें होंगी वो फट जाएंगी। तो हम वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। किसी और प्लैनेट पे जाएंगे अगर, या फिर अंतरिक्ष में ही जाएंगे तो हम वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एयर प्रेशर नहीं होता है जैसा कि पृथ्वी पर मिलता है। तो हमें इसे पृथ्वी की सतह पर जो एयर प्रेशर होता है इसे पृथ्वी की सतह पर हवा के भार द्वारा लगाए गए दबाव के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब जो हवा जो दबाव बनाती है उसको हम कहते हैं क्या, एयर प्रेशर। तो समुद्र तल पर वायुदाब सबसे अधिक होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल। सी लेवल अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, जहाँ पर पानी का जो ये समुद्र जो होता है, जैसे मान लो इस तरह से गहराई है इसकी, और यहाँ पर जो ये पानी का जो लेवल जहाँ तक होता है इसको ही हम कहते हैं क्या, सी लेवल। तो ये जो है वायुदाब सबसे ज़्यादा होता है समुद्र तल पर, सी लेवल पर, और ऊंचाई के साथ ही घटता जाता है। एयर प्रेशर जो है घटता जाता है ऊंचाई के साथ साथ। तो जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुदाब नीचे आता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वायुदाब नीचे आएगा। और क्षैतिज रूप से वायुदाब का वितरण जो है तापमान से प्रभावित होता है। तो तापमान से जो ये प्रभावित होता है,
इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर एक जगह पर टेम्परेचर कम है या फिर दूसरी जगह पर ज़्यादा है तो वो जो वायु दाब होगा, एयर प्रेशर होगा, तो वहाँ पर अलग अलग एयर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा उसी हिसाब से। इसके बारे में और थोड़े से पॉइंट्स हैं, जैसे कि जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है वहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है और इससे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। निम्न दाब जो होता है बादल युक्त आकाश और आर्द्र मौसम से जुड़ा हुआ होता है, मतलब कि जब लो प्रेशर रहेगा तो मौसम साफ नहीं रहेगा, बादल छाए रहेंगे या फिर बारिश होगी। और कम तापमान वाले क्षेत्रों में हवा ठंडी भी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में हवा ठंडी होती है, इसलिए ये भारी होती है। और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, मतलब जो हवा जो है भारी हो जाएगी, यानी ठंडा इलाका जो होगा वहाँ पर क्या होगा, उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा। और उच्च दाब जो है स्पष्ट और धूप वाले आसमान से जुड़ा है। जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ पर क्या होगा, साफ आसमान रहेगा, जो कि आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ था, आपने देखा होगा फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया था। तो वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है। इसको अगर आप एयर प्रेशर वाले टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को, इस टॉपिक को हम ज्योग्राफी में अच्छे से कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में ट्रोपोपॉज से मेसोपॉज की ओर बढ़ना, मतलब क्या है कि तापमान घटता है बढ़ता है, ये सभी विकल्प दिए हुए हैं इसमें कि तापमान की सिचुएशन कैसी रहती है, तापमान की जो स्थिति है वो कैसी रहती है जब हम ट्रोपोपॉज से मेसोपॉज की ओर बढ़ते हैं। मूविंग फ्रॉम ट्रोपोपॉज टू मेसोपॉज इन द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर इज। तो टेम्परेचर हमें बताना है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, कम रहता है, घटता है या बढ़ता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है। इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये है क्या, ट्रोपोपॉज और मेसोपॉज। देख लेते हैं। पहले इसका सही आंसर हम देखेंगे। सही आंसर इसका हो जाएगा कि पहले तो टेम्परेचर बढ़ता है इसमें और फिर घटता है, पहले बढ़ेगा टेम्परेचर फिर घटेगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल में। देखो ये जो इसमें दिया हुआ है ट्रोपोपॉज या फिर मेसोपॉज, ये क्या है, आपको एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो हैं उनके बारे में पता है। 5 लेयर्स होती हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो जहाँ पर इन लेयर्स का एंड होता है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर का यहाँ पर एंड है, तो ये वाला जो एरिया क्या कहलाता है, ट्रोपोपॉज कहलाता है। यानी कि इस लेयर का जो है यहाँ पर पोज लग गया है, यहाँ पर ये एंड हो रही है, तो ट्रोपोपॉज यहाँ पर हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर जहाँ पर ख़त्म हो रही है, एंड है जहाँ पर, तो इसको कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। और मीजोस्फेयर का जहाँ पर एंड है वहाँ पर हम कहते हैं क्या, मेसोपॉज। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि ट्रोपोपॉज से जब हम मेसोपॉज की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर की सिचुएशन क्या रहती है। तो टेम्परेचर के हिसाब से देखो मैं बता देती हूँ आपको। टेम्परेचर यहाँ नीचे दिया हुआ है सेल्सियस में, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ इसके हिसाब से। टेम्परेचर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20 डिग्री टेम्परेचर है और इधर ये 0 डिग्री, यानी कम हो रहा है टेम्परेचर। इधर ये -20 डिग्री, -40 डिग्री, -60 डिग्री, -80 और -100। तो अब आप अगर ट्रोपोपॉज से देखें, हमें क्योंकि यहाँ से पूछा गया है, ट्रोपोपॉज से अगर हम इधर जाते हैं, देखो ये टेम्परेचर की लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं ना, तो टेम्परेचर पहले तो बढ़ता है इस तरह से, फिर मेसोपॉज की तरफ बढ़ते हैं तो ये टेम्परेचर घट रहा है। अब देख रहे हैं ना, क्योंकि इधर ज़्यादा टेम्परेचर दिखाया गया है 20 डिग्री और यहाँ पर ये कम टेम्परेचर दिखाया गया है। तो आप इसको ध्यान से देखें, समझे कि ट्रोपोपॉज से जब हम गए इधर स्ट्रेटोपॉज तक, तो जब तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही हम मेसोपॉज की तरफ बढ़े तो फिर टेम्परेचर घटने लगा। और ये ही देखो स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि टेम्परेचर पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान में मिली गुफा पेंटिंग में नदियों को मगरमच्छ के साथ दिखाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम जानवरों के रूप में दिखाया गया है। तो ये क्या दर्शाता है? आपको बताइए कि जो हिस्ट्री के जो एविडेंस मिलते हैं उसी के आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ये निर्णय निकालते हैं
कि वहाँ पर सिचुएशन कैसी रही होगी हज़ारों साल पहले, किस तरह से लोग रहते होंगे। वैसे ही इसके आधार पर भी हमने पता लगाया कि गुफा पेंटिंग जो वहाँ पर मिली हैं, केव पेंटिंग्स जो मिली हैं सहारा रेगिस्तान में, वहाँ पर कुछ इस तरह की पेंटिंग्स मिली हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये सब जानवरों के चित्र होने का मतलब क्या है वहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था, जो कि आज एक रेगिस्तान के रूप में है। ये कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था, तभी तो वहाँ पर इस तरह की पेंटिंग है, वहाँ पर इस तरह के जानवर पाए जाते होंगे, तभी तो ऐसी पेंटिंग बनाई गई होगी। तो इसका ये मतलब है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। ये इस बात को दर्शाता है, ये इन जानवरों का चित्र होना। तो यहाँ पर एक छोटा सा चित्र मैंने ले लिया है। देखो यहाँ पर, देखो जानवर आप देख रहे हैं, तरह तरह के जानवर के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं गुफाओं में। देखो पहले कलर, वैसे तो कलर होते नहीं थे आर्टिफिशियल जैसे आजकल हैं, तो वहाँ पहले नेचुरल कलर से बनाया करते थे, पेंटिंग जो बनाते थे, तो ये नेचुरल कलर का ही इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों और चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मिनरल्स एंड रॉक्स? इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए, बी और डी जो है वो स्टेटमेंट सही है, जो सी है वो गलत है। देखो आमतौर पर धातु, खनिज, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो आग्नेय और कायांतरित में पाए जाते हैं, और जो नॉन मेटेलिक होते हैं वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। यदि किसी चट्टान में तांबा है तो चट्टान का रंग नीला दिखाई देता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और जो सी है, सभी अयस्क खनिज चट्टान नहीं है, तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था सभी अयस्क खनिज चट्टान हैं। तो सभी जो अयस्क होते हैं वो खनिज चट्टान होते हैं, बिल्कुल बात सही है। और डी है, सभी चट्टानें अयस्क खनिज नहीं हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो सभी नहीं अयस्क होते हैं, इसमें से कुछ ही अयस्क मिलते हैं जिनसे फिर खनिज जो है रिफाइन किया जाता है। तो ए, बी और डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पॉपुलेशन पिरामिड? पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में हमने पहले भी बात करी थी, 1-2 लेक्चर पीछे एक क्वेश्चन आया था जनसंख्या पिरामिड से, तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आप इस सीरीज को रेगुलर फॉलो करते हैं तो कई सारे टॉपिक तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन करते करते ही। तो जनसंख्या पिरामिड के बारे में जो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से बताएं कौन सा सही है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, ओनली ए एंड बी आर ट्रू। कुल जनसंख्या को विभिन्न आयु समूहों में विभाजित किया गया है। उदाहरण क्या है? 5 से 9 साल, 10 से 14 साल, और इसी तरह से जो पूरी जनसंख्या है उसको अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। जैसे कि भाई 1 से 4 साल तक के कितने बच्चे हैं, और 5 से 9 साल तक के कितने बच्चे हैं, 10 से 14 साल के कितने बच्चे हैं, फिर 15 से 20 तक के कितने बच्चे हैं। इस तरह से जनसंख्या को क्या है, विभिन्न एज ग्रुप्स में बांटा हुआ है, वेरियस एज ग्रुप्स में बांटा हुआ है। अभी हम पिरामिड में देखेंगे किस तरह से। और कुल जनसंख्या का प्रतिशत प्रत्येक समूह में पुरुषों और महिलाओं में विभाजित है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मान लो हमने 5 से 9 साल तक के बच्चों का हम अगर रेशो देख रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, महिलाओं को हम अलग रखते हैं और पुरुषों को हम अलग रखते हैं कि इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है और पुरुषों की कितनी है, या लड़के लड़कियों की संख्या कितनी है। तो दोनों स्टेटमेंट ये सही है। और सी जो है, जनसंख्या की आयुलिंग संरचना केवल विभिन्न आयु समूहों में महिलाओं की संख्या को संदर्भित करती है, तो ये गलत है। महिलाओं की ही नहीं संदर्भित करती है, ये महिला और पुरुष दोनों की ही करती है। तो सी गलत है इसमें, दोनों बाकी की सही हैं। देखो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे मेल को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, ब्लू कलर से, और फीमेल को हम दर्शा रहे हैं किससे, रेड कलर से। तो जैसा कि हमने बताया था कि अलग अलग एज ग्रुप में बांटी होती है ये जनसंख्या। तो यहाँ पर आप एज ग्रुप देख रहे हैं, ये एज ग्रुप है इधर, पहले 0 से 4 साल, फिर 10 से 14 साल, इस तरह से। ये बीच में, इसके बीच का है, यानी कि 5 से 10 साल का है, बीच में ये लिखा हुआ नहीं है। तो अलग अलग साल में ये अलग अलग एज ग्रुप बनाए हुए हैं। और जो ये एज ग्रुप है, आप देख पा रहे होंगे हर एज ग्रुप के सामने मेल और फीमेल का अलग अलग रेशो दिया हुआ है ना। तो इसी तरह से क्या होता है, इसको हम पॉपुलेशन को दर्शाते हैं पॉपुलेशन पिरामिड में। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स आपने देख ली होंगी, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाती हैं।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का लैटिन में अर्थ है स्थिर? विच वर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टू सेटल डाउन इन लैटिन? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सेडिमेंटम। सेडिमेंटम जो है ये सेडिमेंट्री रॉक में आता है, मतलब कि सेडिमेंटम शब्द से ये सेडिमेंट्री रॉक बना है। तो सेडिमेंट्री जो है एक हम कह सकते हैं कि लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है। ये सेडिमेंटम का अर्थ होता है स्थिर या सेटल डाउन। तो देखो आग्नेय चट्टानें जो हैं, आग्नेय चट्टानें लुढ़कती हैं, टूटती हैं, एक दूसरे में टकराती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, फिर अवसाद बन जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। मैंने आपको रॉक साइकिल पढ़ाया था पिछले वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो पहले ये आग्नेय चट्टानें होती हैं, फिर अवसादों में टूट जाती हैं और अवसाद जो होते हैं फिर इनसे अवसादी चट्टानें बन जाती हैं। अवसादी चट्टानों से फिर ये बन जाती हैं क्या, अवसादी से फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पर अवसादी की बात कर रहे हैं तो अवसादी के बारे में ध्यान रखेंगे कि इन चट्टानों में पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे। तो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में ये पॉइंट ध्यान रखें क्योंकि ये पूछा जाता है। और अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्स से बनती है, अवसादों से बनती है, तो इसका एक एग्जाम्पल है कि बालू के दानों से क्या बनता है, बलुआ पत्थर बनता है। बालू के दाने क्या थे, अवसाद थे, सेडिमेंट्स थे जिनसे कि बलुआ पत्थर बन गया। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती और चलवासी पशुपालन इसके उदाहरण हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये झूम खेती और चलवासी पशुपालन, चलवासी मतलब कि जो चलते फिरते अपने पशुपालन करते हैं, एक जगह नहीं रुकते हैं, आज यहाँ पर हैं तो कल कहीं और हैं। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये किस चीज़ के हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आदिम निर्वाह कृषि, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखो इस तरह की जो खेती होती है ना, ये इसमें लोग एक जगह पर नहीं रहते परमानेंट, आज यहाँ पर हैं, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर खेती करेंगे, फिर वहाँ उस ज़मीन को छोड़ करके फिर दूसरी जगह चले जाएंगे जब वो अनुपजाऊ हो जाती है, तो फिर दूसरी ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो एक जगह मतलब टिक करके नहीं रहते हैं, ये चलते फिरते रहते हैं। और अब उनके साथ जो पशु वो पालते हैं तो उसकी वजह से वो चलवासी पशुपालन कहलाता है, क्योंकि वो एक जगह नहीं रुकते हैं। तो इसके बारे में अगर आप देखें तो थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं। तो ये जो इस टाइप की जो कृषि है ये भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर होती है और कुदाल, दाव, खुदाई की छड़ें और एक तरह से जो पारिवारिक जो श्रम होता है, इस तरह के जो आदिम उपकरण होते हैं, आदिम उपकरणों की सहायता से होती है। यही जो आदिम उपकरण यही कहलाते हैं जो मतलब पहले से इस्तेमाल होते आए हैं, कुदाल, दाव या फिर खुदाई की छड़। इसे हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, झूम खेती भी कहते हैं, इसको बर्न खेती भी कहते हैं, क्योंकि इसमें खेत को जला देते हैं। ये मतलब ज़मीन के एक टुकड़े को साफ किया जाता है और इसमें आग लगा दी जाती है, इसलिए इसको बर्न खेती भी कहते हैं। और इस भूमि का उपयोग बीज बोने और फसल उगाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है एक तरह से मानसून पर डिपेंड होती है, या फिर मिट्टी की उर्वरता जो है वो कैसी है, मतलब मिट्टी उपजाऊ है अगर उस पर डिपेंड करती है, उगाई जाने वाली फसलों के लिए और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। मतलब अगर ये सभी दशाएं जो हैं उस व्यक्ति को मिलती हैं जो ये कृषि करने वाले हैं, उनको अगर ये दशाएं मिलती हैं तो वहीं पर रुक करके कुछ टाइम के लिए कृषि करते हैं, फिर वहाँ से छोड़ करके फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस तरह की ये खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा? पॉलिटी से लिया गया क्वेश्चन है ये, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। जवाहरलाल नेहरू ने ये वाक्यांश दिया था, विविधता में एकता था। इन्होंने कहा था कि भारत में कहने को तो अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना डाइवर्स होने के बाद भी हमारा जो इंडिया है यहाँ पर विविधता में एकता है, एकता देखने को मिलती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इन्होंने दिया था कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर किसी ने ये नहीं देखा कि हम किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, सब ने बराबर पार्टिसिपेट किया था स्वतंत्रता के आंदोलन में। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक किसी क्षेत्र की विविधता को प्रभावित करते हैं,
इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक विषम परिस्थितियों वाला है? हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। इसके बारे में हमने चर्चा करी थी पॉलिटी में विविधता वाले चैप्टर में। अब देखो, क्योंकि हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि किसी भी स्थान की जो विविधता है उसको प्रभावित करता है क्या, हिस्टोरिकल या फिर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। इसमें विषम कौन सा युग्म है, पेयर कौन सा सबसे अलग आपको लग रहा है वो बताना है। तो अगर हम अलग पेयर की बात करें जो सबसे अलग है वो है थर्ड ऑप्शन, लाहौल और लखनऊ। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्यों अलग है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो विविधता को प्रभावित करते हैं हिस्टोरिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि जैसे पुराने टाइम में अलग अलग जगह से लोग आए, यहाँ पर आक्रमण किया, यहाँ पर बस गए आकर के, अलग अलग धर्मों के लोग आए, तो उससे क्या हुआ, विविधता बढ़ी। हमारे यहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग आ गए, कुछ साउथ से आए, कुछ ईस्ट से आए, कुछ वेस्ट से आए। तो जगह जगह से लोग आए, वो अपने साथ अपना कल्चर लेकर के आए, अलग अलग तरह का उनका कल्चर था। ऐसे ही भौगोलिक कारक होते हैं, जैसे कि कोई अगर ठंडे इलाके में रहता है तो उनका रहन सहन अलग तरह का होगा, उनका खान पान अलग होगा। और अगर कोई गर्म इलाके में रहता है, मान लो साउथ इंडिया में रहते हैं, तो उनका खान पान का तरीका अलग होगा, उनका पहनावा अलग होगा। तो उनका सब जो तौर तरीके हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे कि लद्दाख में अलग मिलेगा आपको, ठंडा है, वहाँ पर ठंडा एरिया है, और केरल में आपको अलग कल्चर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया भौगोलिक कारक। तो इस तरह से क्या होते हैं, विविधता को ये दोनों फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें अलग क्यों है ये लाहौल और लखनऊ। देखो, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जोधपुर और जैसलमेर जो हैं ये रेगिस्तान वाले इलाके हैं, दोनों ही रेगिस्तान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में है, स्टेट भी एक है इनका। ग्वालियर और झांसी की बात करें तो ये है यूपी में, और मैदानी एरिया है, ये मैदानी एरिया से बिलोंग करते हैं ये जो शहर हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो इनकी जलवायु भी लगभग सिमिलर ही है। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इनकी अगर बात करें जलवायु की तो ये हिल स्टेशंस हैं, तो दोनों लगभग सिमिलर हैं। लेकिन लाहौल और लखनऊ जो हैं इनकी जलवायु अलग अलग तरह की है। वो कैसे कि लखनऊ जो है मैदानी इलाका है, मैदानी एरिया है, ये यूपी में पड़ता है, और जो लाहौल है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि एक हिल स्टेशन है, मतलब ये पर्वतों पर है, पहाड़ों पर है। तो यहाँ की जलवायु अलग मिलेगी और लखनऊ की जलवायु अलग मिलेगी। तो इसीलिए ये हमारा सबसे जो है डिफरेंट पेयर हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं इनकी लोकेशन। अभी जो मैंने आपको बताया, देखो लाहौल जो है ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जो इलाके हैं वो पहाड़ी हैं, और इनकी जो जलवायु है वो भी ठंडी मिलेगी। लेकिन जो लखनऊ है, लखनऊ की लोकेशन देखो यहाँ पर पड़ता है, और लखनऊ एक मैदानी इलाके में है, जो कि इसकी जलवायु भी यहाँ से डिफरेंट है जो कि लाहौल की है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में शामिल नहीं है। तो भारत की संसद में कौन शामिल नहीं है इन चारों ऑप्शंस में से? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विधान परिषद। तो विधान परिषद जो है विधानमंडल का एक अंग है जो कि राज्यों के लिए होती है। तो और जो भारत की संसद है वो केंद्र सरकार का हिस्सा है। और भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो तीनों अंग ये हो जाएंगे संसद के। तो ये जो है राज्य का अंग है, ना कि संसद, भारत की संसद का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे मुझे मतलब अच्छा लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो थोड़ा मेहनत वसूल हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखो, मैं आपको ये इंश्योर करती हूँ अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। कुछ लोग क्या है भटकते रहते हैं, इधर उधर चैनल देखते रहते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल कोर्स से ही अलग काम करवाते रहते हैं, फिर जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो वो आपके सिर के ऊपर से चला जाता है, फिर आप कहते हो कि कोर्स में से नहीं आया है। अरे अगर अच्छा ऑप्शन चुनोगे, सही जगह से पढ़ोगे। अब देखो, हिस्ट्री को पढ़ने का भी अलग तरीका है, पॉलिटी को पढ़ने का भी अलग तरीका है, और ज्योग्राफी को पढ़ने का भी अलग तरीका है। सीटेट के लिए अगर हम पढ़ें, सीटेट में देखो एज इट इज़ लाइनें उठा ली जाती हैं एनसीईआरटी में से और उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कुछ लोग बस ऐसे ही समझाने लगते हैं, जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं
तो उसमें सारी चीज़ों को ऐसे समझाने लगते हैं। अब वो पॉइंट्स जो एज इट इज़ एनसीईआरटी से उठाए गए हैं उनको वो पढ़ाते ही नहीं हैं। तो मेरी अगर आप क्लासेस देखेंगे, मैंने पॉलिटी कराई हुई है कंप्लीट, और उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। आप अगर उस क्लासेस को देख लेते हैं ना, तो पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन हम गलत नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अब हिस्ट्री भी स्टार्ट होगी। हिस्ट्री की 2-3 क्लास पढ़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं, और कुछ ज्योग्राफी के भी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री पहले करेंगे और ये क्वेश्चंस तो चलते रहेंगे, और बाकी का जो रह जाएगा हमारा फिर सोशल साइंस पेडागोजी भी स्टार्ट करेंगे। तो रेगुलर बने रहें। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं ये लेक्चर सभी कंप्लीट कराऊंगी। प्रीवियस ईयर तो खैर कंप्लीट ही कराऊंगी, बाकी अगर आप हिस्ट्री की क्लासेस को रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो वो भी कराऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर मैं बिल्कुल पेपर के पैटर्न के हिसाब से कराऊंगी तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप क्लासेस को रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो मैं रेगुलर कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।